Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Vikas Kumar. I am a BDS second year student at JDCIRI Ballari, Karnataka. So what you get from this channels? Short revision for all the biology syllabus, question practice of the chapters and tricks to learn the important concept. So let's start the first chapter, that is the living world. So basically in this chapter, the topics from which the questions are asked is first of all the characteristics of living organisms. So लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और बाकी बचे जो 3 मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस लिविंग फीचर होते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। नगर, न ग र, नगर। नगर से हम ध्यान रख सकते हैं, नगर, नगर से एन से हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग, और जी से हो जाएगा ग्रोथ, और आर से रिप्रोडक्शन। तो ऐसा क्यों क्यों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है? तो ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन हाइट। तो जैसे इंक्रीज इन हाइट, तो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे जब विंटर्स होती है तो स्नो फॉल के कारण उन पे स्नो डिपॉजिट हो जाती है, तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। और जब समर होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज के कारण उनकी हाइट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब स्नो मेल्ट करता है तो इस कारण से उनकी हाइट बढ़ती है और घटती है। तो हाइट का बढ़ना अगर ग्रोथ है तो वो लिविंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे नॉन डिफाइनिंग फीचर है? तो कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि लाइगर, हिनी, म्यूल और स्टेराइल कपल्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों को नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रखा गया है। तो क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, तो आपको मार्क करना है ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, या अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ। और बाकी 3 जो बचे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ग्रोथ, अब डिटेल है। ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन मास एंड हाइट। ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल है, बट इन केस ऑफ द स्नो माउंटेन इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज हाइट बढ़ती है जैसे मैंने पहले बताया, फिर हाइट घटती है, तो पहले बढ़ा फिर घटा, तो रिवर्सिबल हो गए। रिप्रोडक्शन, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द मोड ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि उनमें मल्टीप्लाई करने का एक ही मेथड होता है, सेल डिवीजन, जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन्स। फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों एक साथ होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल टोटल chemical reaction occurring in the living body, chemical reaction occurring in the living body, living body, हाँ। तो जो भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में हो रही है, आइदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो उसको हम लोग रखेंगे मेटाबॉलिज्म में। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसा कि हम जब सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ क्या है? यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका फीचर होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग्स के प्रति कितना अवेयर होते हैं, ये भी फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अवेयर नहीं हो पाते हैं। जैसे कि प्लांट है, प्लांट में होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो प्लांट के सराउंडिंग में, उसके इन्वायरमेंट में लाइट से, जो सनलाइट से होता है, तो उसकी तरफ वो बेंड करता है। तो ये भी एक जो कॉन्शियसनेस है ऑर्गेनिजम्स का लाइट के प्रति, वो होता है हार्मोनल की वजह से। आपने पढ़ा होगा एमिनो कर्वेचर टेस्ट, जिसमें ऑक्सीजन के डिपोजिशन के कारण एक साइड पे बेंड हो जाता है, तो वो
फिर है हमारे अपने अंदर, जब एनिमल्स के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज होता है, तो टेम्परेचर के चेंज के कारण विंटर समर तो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग हाइबरनेशन एस्टिवेशन इसी के एग्जांपल्स हैं। तो फिर है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो प्रॉपर्टी है केवल हम लोग के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हम अपने बॉडी के प्रति कितना कॉन्शियस है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं कुछ भी पिन प्रिकल हुआ तो वो हमें फील होता है कि नहीं, तो वैसे कहीं पेन हो रहा है तो किस पार्ट में पेन हो रहा है, तो ये होते हैं। लेकिन जो कोमा पेशेंट होते हैं, एनसीईआरटी में पूछी गई है क्वेश्चन कि इज कोमा पेशेंट और ब्रेन डेड पेशेंट अलाइव और डेड, तो ऑब्वियसली इट इज लाइव, बट their self consciousness property is lost. They are not conscious about their own body. So self consciousness lost, but consciousness is present, so hence they are living. तो कुछ लाइन है एनसीईआरटी की जिनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे अभी तक आए नहीं है, लेकिन देखते हैं क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है। एक, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। The reactions that occur outside of the body are neither living or nor non-living. जो रिएक्शन बॉडी के बाहर होती है वो नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग भी नहीं है, लिविंग रिएक्शन भी नहीं है, नॉन लिविंग रिएक्शन भी नहीं है। लेकिन अगली लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि द रिएक्शन विच अकर इन विट्रो, इन विट्रो यानी कि ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर, तो दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है आपस में, बट ये साथ में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है? जो जितनी सारी प्लांट स्पीसीज हमें आसपास दिखाई देती हैं, एनिमल प्लांट स्पीसीज सारे, वो सारे कंक्लूड करती है बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी कितना है? तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी अप्रोक्स 17 टू 18 लैक्स, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अब कोई भी नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस होती है या डिस्कवरी होती है तो उसका नाम रखना जरूरी है, तभी हम उसे पहचान पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और उसे। तो इसलिए एक सिस्टम लाया गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, जिसको दिया था कैलोरस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। तो यही बोले जाते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो नेमिंग ऑफ एनिमल दी जाती है आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीबीएन यानी फॉर प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे दिया जाता है। ये दो रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ये नेमिंग होती है। अब रूल्स क्या क्या है नॉमेनक्लेचर, किसी के नाम लिखने के क्या क्या रूल्स है? तो उस नाम में 2 वर्ड होगा, एक जीनस होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। क्या क्या होगा? एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। फिर वो लैटिन में होगा। वो जो लैटिन में इसलिए नेम होता है, जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन में इसलिए होते हैं क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, वो आज के टाइम में यूज नहीं की जाती। तो उसमें चेंजेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता, जो एक बार रख दिया वो रख दिया। और एक बात और है कि ये डेड लैंग्वेज है तो कोई बोलता नहीं है, तो कोई बोलता नहीं है तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होता। जैसे अगर हम साइंटिफिक नेम्स को अगर हम इंग्लिश में रखते हैं तो फिर जो चाइना के लोग हैं तो वो समझते हैं कि इसको चाइनीज में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए एक ऐसे लैंग्वेज को चुना गया जो अभी तक यूज ही नहीं की जाती है, जो पहले यूज की जाती थी, डेड लैंग्वेज। तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है अदर पीपल्स, अदर डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में कि हमारा लैंग्वेज क्यों नहीं यूज किया गया रखने के लिए। तो इसलिए ऐसा लैंग्वेज लाया गया जो प्रैक्टिस में ही नहीं है अभी। तो लैटिन में लिखा जाता है और इटैलिक्स में होता है, जैसे ये तिरछा तिरछा टाइप का होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज स्मॉल। तो पहला लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर पहला लेटर स्मॉल है, और सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। तो जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ, तो मैंजीफेरा इंडिका, और सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। तो ये एम कैपिटल हो गया और ये आई स्मॉल हो गया,
ये हो गया इसका जीनस और ये हो गया इसका स्पीसीज। तो और ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है मैंगो का। किसका है? मैंगो का। मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का। तो मैंगो का भी किसने दिया था? लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था नेम इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism, ये सारे काउंट किए जाते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। चार ऑप्शन हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बेटा आप ऑल मारेंगे नहीं तो इन सब में से जो होगा वो आप आंसर टिक कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स में आता है तीनों। एनसीईआरटी में लिखा होगा सिस्टमैटिक्स टेक इन अकाउंट्स ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक आल्सो क्या करता है? इवोल्यूशनरी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। क्या करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। और एक बुक है बाय लिनियस सिस्टमा नेचुरी, जो कि एनिमल्स नॉमेनक्लेचर के लिए लिनियस ने लिखी थी। ठीक है। आगे चलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब आप क्या है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की? तो स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला तो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किंगडम कौन सा है, यानी कि ये प्लांट है, एनिमल है। तो प्लांट हो गया तो प्लांटी, और एनिमल हो गया तो एनिमेलिया। फिर फाइलम देखेंगे। फाइलम के बाद उसकी क्लास देखेंगे, फिर ऑर्डर देखेंगे, फिर स्पीसीज देखेंगे, फिर जीनस, तो फिर फैमिली देखेंगे, फिर जीनस देखेंगे, तब स्पीसीज देखेंगे। तो ये एक हायरार्की है जिसके थ्रू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसको लर्न करने की जो ट्रिक है, जैसे कि मैंने याद किया था, कीप पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है की, कीप का के यानी किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और सिक्स से स्पीसीज। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। अब इसका कैसे देख सकते हैं कि स्पीसीज से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक ही स्पीसीज के जो होंगे उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। लेकिन जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जीनस में जाएंगे, जीनस में जो होंगे वो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो उनमें कम सिमिलैरिटी होगी। और ऊपर जाएंगे तो उसमें डिफरेंट जीनस के होंगे, उनमें और कम सिमिलैरिटी होगी। तो ऐसे होता है। तो जब भी हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, सिमिलैरिटी घटती जाती है ऑर्गेनिज्म के बीच में। और ये जो होता है कि जैसे ग्रुप क्या है, जीनस क्या है? तो जीनस है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। फैमिली क्या है? तो ग्रुप ऑफ जीनस है। यानी कि ये जो ऊपर वाला होगा, जैसे ये फैमिली, ये ग्रुप ऑफ जीनस होगा। ठीक है। तो जैसे किंगडम क्या है? तो ग्रुप ऑफ फाइलम्स हो गए। तो ऐसे होता है। ये ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। इनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है। ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन। फिर है कि स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, इन्होंने दिया था। क्या था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी सिर्फ एक तरीके की स्पीसीज ही रिप्रोड्यूस कर सकती है अपने सेम स्पीसीज में। ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नेचुरली। ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। नेचुरली एक ही टाइप की स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर सकती है। ऐसे लैब में हम लोग डिफरेंट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली है, नेचुरली नहीं है। तो नेचुरली एक ही तरीके के स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करें। तो ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। फिर आता है टेक्सोनोमिक एड। टेक्सोनोमिक एड क्या होता है? तो एड मीन्स होता है टूल्स विच हेल्प्स अस। एड, एड का मतलब जैसे आपने फर्स्ट एड होगा तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड मतलब जो फर्स्ट कहीं कट लग गया तो पहले हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, वैसा फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन होती है, सिंपल सी मेडिसिन। तो ये एड्स यानी कि ऐसे टूल्स जो हमारी हेल्प कर सकें। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर द टूल्स विच हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऐसे थिंग्स जो हमको टेक्सोनॉमी में हेल्प कर सकें। तो एड हमने थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया है। प्रिजर्वेशन, जो केवल डेड डेड होते हैं,
कंजर्वेशन में लिविंग वाले को रखा गया है, और लिटरेचर में बुक्स। तो आइए पढ़ते हैं कि इन कैटेगरीज में क्या क्या आती हैं। तो पहला प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में है हर्बेरियम। हर्बेरियम मेनली प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और म्यूजियम। तो इन प्रिजर्वेशन दोनों में डेड है, डेड प्लांट्स को लीव्स का हर्बेरियम बनता है। म्यूजियम में बोथ प्लांट एंड एनिमल केमिकल्स में रखे जाते हैं या स्टफ के फॉर्म में रखा जाता है। फिर कंजर्वेशन लिविंग में होता है, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स। फिर बुक्स में आते हैं फ्लोरा, फौना, मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ की, ये सारे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम से। हर्बेरियम का साइज बच्चों याद रखिएगा, 41 × 29 सेंटीमीटर्स में, और इंचेस में पूछे तो 16.5 × 11.5 इंचेस। ठीक है। हर्बेरियम में होता क्या क्या है, तो कलेक्टर्स नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, प्लांट का कॉमन नेम होता है, डेट होता है प्रिपेयर किया गया। नहीं क्या होता है, तो लेंथ ऑफ प्लांट। तो होता क्या है वो तो सब बच्चे याद करते हैं और रखते हैं, लेकिन अगर पूछते हैं क्या नहीं होता है, तो लेंथ ऑफ प्लांट। हर्बेरियम नॉट इंक्लूडेड लेंथ ऑफ प्लांट की हाइट नहीं होती है हर्बेरियम। ठीक है। फिर म्यूजियम। म्यूजियम में डेड ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में, या फिर स्टफ बना के उनके अंदर कॉटन वॉटन भर के रखे जाते हैं, ऐसे करके रखे जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन ये इंसिटू कंजर्वेशन है। इंसिटू कंजर्वेशन है जहाँ पे उनके नेचुरल इंसिटू क्या होता है कि जब ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व किया जाता है, तो वैसे मेथड को बोलते हैं इंसिटू कंजर्वेशन। तो दो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा। तो ऐसे आप याद रखते हैं, इंडिया का पहले कैपिटल था कोलकाता। कोलकाता था, तो कोलकाता कोलकाता हावड़ा में है, तो इंडियन से हावड़ा, क्योंकि इंडिया की कैपिटल पहले था कोलकाता, तो वहां पे है। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल एल से नेशनल, एल से लखनऊ, एल से नेशनल, लखनऊ। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नेशनल से लखनऊ। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, क्योंकि इंडिया का कैपिटल पहले कोलकाता था, कोलकाता के अंदर ही हावड़ा आता है, तो इसलिए। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन होते हैं। अब ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होते हैं बच्चों, तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन वो होते हैं जैसे उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से उठा के और कहीं और जगह पे उनको प्रिजर्व किया जाता है, तब वैसा कंजर्वेशन को बोलते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। तो इसमें एनिमल्स को जैसे जू हो गया, इसका एग्जांपल हो गया कि जू में जो रहते हैं वो होता है जूलॉजिकल पार्क्स। फिर की। अब प्रिवेंशन हो गया, कंजर्वेशन लास्ट है बुकलेट के फॉर्म में। तो की होता है वो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की। कपलेट। की के दो पार्ट होते हैं, कपलेट और लेट। तो कपलेट होता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आता है जैसे कि फ्लावर, मान लो कोई प्लांट मिला तो उसके फ्लावर कैसे हैं, फ्लावर मतलब राउंड हैं या रिंकल हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कि कैसे हैं, रेड है, व्हाइट है, ये फ्लावर का होगा, तो ये होते कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसके बेसिस पे। फिर आता है ईच लाइन ऑफ की इज कॉल्ड लेड, ये आप याद रखना है, ईच लाइन ऑफ की इज कॉल्ड लेड। फिर कैटलॉग। स्पीसीज नेम्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैटलॉग होता है कि सारे स्पीसीज के नेम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर एक बुक में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कैटलॉग। फिर आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम लोग मैनुअल्स का यूज करते हैं। तो पार्टिकुलर एरिया के लिए मैनुअल। अब मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक। मोनो का मतलब एक, तो मोनोग्राफ से डिस्कशन अबाउट एनी वन टेक्सोन, यानी कि मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सोन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग। ये थोड़ा जल्दी था इसलिए, क्योंकि नीट अब पास आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स के रिवीजन करा दूं एक बार, तो इसलिए थोड़ा पास था। ऐसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है सेम यूट्यूब चैनल के नेम से, बायोलॉजी वीड, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।